ये दल जो अपने प्रत्याशी अब तक उतारे वो हार रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, जनता वोटिंग से दूर किसको कर रही है मजबूर? मतदान हो रहा कम, किसका पतन, किसका परचम? गारंटी से मंगलसूत्र तक ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की दस्तक। दूसरे चरण में विरासत टैक्स छाया, किसका गणित गड़बड़ाया? चुनाव में विकास मुद्दों से दूरी, वोट बैंक की मजबूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करवा दें। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ हिमांशु शर्मा, संवाददाता, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हैं, इसके बाद अपने मेहमानों से बातचीत, चर्चा। हिमांशु, जो आपने भेजे आंकड़े कि कहां किस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान, अगर कहे शहरी इलाकों में कम हुआ है, वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ज्यादा मतदान। आप दिन भर रहे, बूथ दर बूथ, विधानसभा दर विधानसभा घूमे, आप किस तरीके से आज पूरे दिन को विश्लेषण करते हैं इस वोटिंग को लेकर? क्योंकि 19 में जो प्रतिशत रहा वो 24 में नजर नहीं आया। और देखिए सूरज, आपने खुद ही बता दिया, जो 19 का प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज रहा था उससे कहीं ज्यादा कम इस बार 2024 के अंदर वोटिंग परसेंटेज रहा है। और जब भी वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो उसका एज किसी न किसी पार्टी को जरूर मिलता है, खासतौर पर विपक्षियों को। बीजेपी को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अब तक की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम खास तौर पर गाजियाबाद की ही बात कर लें, गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, तो गाजियाबाद का 2019 का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 55.89% मतदान गाजियाबाद के अंदर हुआ था। और वहीं 6 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत अब गाजियाबाद का निकलकर सामने आया है वो महज 49.80, यानी 50% भी मतदान प्रतिशत नहीं हो पाया है। और पिछले के मुकाबले, 2019 के मुकाबले 6% मतदान पहले से भी ज्यादा कम हुआ है। विधानसभा वाइज भी अगर हम इसको बांट देते हैं तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर वोटिंग कम पड़ी है। यानी कि हम मान सकते हैं, जिस तरह से शुरुआत में ये माना भी जा रहा था कि शुक्रवार का दिन पड़ेगा, सैटरडे छुट्टी रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी, तो जो शहरी वोटर है, जो पोर्च इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो इसको वैकेशन के रूप में ले सकते हैं। और इसी वजह से जो शहरी एरिया है गाजियाबाद का, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। वहीं अगर हम ग्रामीण देहात इलाकों में चले जाएं, चाहे वो गाजियाबाद का लोकसभा धौलाना लगता हो, धौलाना विधानसभा की बात कर लें, या फिर लोनी की बात हम कर लें, तो मुरादनगर की हम बात कर ले, तो यहां पर अच्छी खासी परसेंटेज हुई है। खासतौर पर मुस्लिम इलाके जहां पर है, मुस्लिम आबादी वाले, दलित आबादी वाले, पिछड़ा वर्ग जहां रहता है, वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है। लेकिन पोर्च इलाके जहां बहुमंजिला इमारतें हैं नोएडा और गाजियाबाद में, वहां पर वोटर्स उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा पाया है वोट डालने के लिए। जिस तरह से स्वीप ने कार्यक्रम तमाम चलाए थे, शपथ दिलाई गई थी, जगह जगह लोगों से अपील की गई थी अपने घर से निकले और वोट डालें, तो वो देखने को नहीं मिला, वो बेअसर साबित हुआ। जिस तरह से आज नतीजे निकल कर आए हैं, वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आई है, तो 8 जो लोकसभा उत्तर प्रदेश की जहां पर चुनाव हुए हैं, सभी जगह पर जो वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल हम देखें तो सभी जगह पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम मतदान प्रतिशत रहा है। वही है, किसी को डरा रहा है, किसी को खुश कर रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। अपर्णा दीक्षित जी, 400 पार का नारा, लेकिन सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। वोटिंग प्रतिशत ये बता रहा है। देखिए राहुल जी, मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो 8 सीटों पर जो मतदान हुआ है, उनमें से 7 सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी। रही अमरोहा की सीट पर जैसे कि सांसद महोदय ने पिछले 5 वर्षों में सांप्रदायिक तरीके से बात करने की कोशिश की, दो पक्षों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की और सांप्रदायिक तरीके से लड़ाने की कोशिश करी। वो उनके लिए आप कहेंगे कितना नेगेटिव रहा होगा। और आने वाली जो सीट है और अमरोहा की, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 8 की 8 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में। और रही बात कि मतदान कम हो गया, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो काम करने की शैली है, वो बूथ स्तर की है। हर बूथ पर हम 370 से ज्यादा वोट बढ़ा के डाल पाए। जब इस शैली से काम करने वाले हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, जिले के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टोली और पूरे सारे कार्यकर्ता इस हिसाब से जब काम करते हैं, राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है और
वोटों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपना माहौल बरकरार करने की और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। विपक्ष अपना काम करती है, कभी वो बात करती है मैनिफेस्टो की, आप उनके मैनिफेस्टो पर बात करेंगे तो उनका मैनिफेस्टो 1936 से मुस्लिम लीग से मिलता है। कभी उनकी बातें आ जाती है सांप्रदायिक की, कभी उनकी तुष्टीकरण की राजनीति सामने आ जाती है। नहीं, यही तो दूसरे चरण से पहले चलता रहा, मैनिफेस्टो के लेकिन टाइम पर ये सब वोटर्स को बूथ तक खींच के ला पाने में सक्षम नहीं। धर्मेंद्र सिंह जी, कहा जाता है कि जो ट्रेंड है कम, यानी कि सत्ता पक्ष के लिए अनुकूल, विपक्ष के लिए अनुकूल नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं बीजेपी तो हार रही है, एनडीए तो हार रही है, इस बार तो सब कुछ एनडीए गठबंधन के हवाले, सारी सीटें, सारी में से अभी हम 16 की बात कर रहे हैं, पहले चरण दूसरे चरण, जिस तरीके से दूसरे चरण पर मतदान हुआ है। नहीं राहुल जी, ये जो जिस तरह से ट्रेंड किसके पक्ष में रहा है, कैसे रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा से, और आपके अभी रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उन्होंने काफी कुछ इशारों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है। ये जरूर 400 पार का नारा देते थे, लेकिन अब हो गया उल्टा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 हार का नारा फिट बैठता है। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस तरह से लंबी लंबी बातें कर रही थी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी 24/7 काम करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आते हैं तो कुछ नारे, कुछ वादे और कुछ जनता को भरोसा दिलाते हैं। उस पर न प्रधान नहीं, इस बात को देखिए धर्मेंद्र जी, इस बात को मैंने खारिज किया, इसीलिए मैंने कहा कि दूसरे चरण से पहले इन चीजों का जिक्र हुआ तो उस हिसाब से मतदाता बूथ पर उभर जाते, ज्यादा तादाद में पहुंचते। लेकिन एक चीज ये भी बताइए कि अगर बीजेपी को हराना ही था तो आपके मतदाता ज्यादा बूथों पर आते, वो आप लोगों को वोट करते, आपके प्रत्याशी को वोट करते, तो ये प्रतिशत कुछ और रहता। नहीं राहुल जी, इतनी चिलचिलाती धूप में, इतना कटाई पिटाई के सीजन के बाद भी हमारा मतदाता बहुत उत्साह के साथ आया है और सरकार बदलने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए वोट कर गया है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि इस बार जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी, जो इनका पदाधिकारी भी है, जो इनका पन्ना प्रमुख भी है, वो भी इस बार निराश और हताश है। वो बूथ लाइन में लग करके वोट देने नहीं जाना चाहता है, और या अगर पार्टी के नाते कोई गया भी है तो वो उसका कोई इंटरेस्ट अपने वोटरों को, अपने परिवार वोटरों को, गांव वोटरों को निकालने में नहीं है। अब मैं आता हूं प्रधानमंत्री जी की बातों पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत हवा बना रखी थी, डर का आलम उसके बाद भी था कि तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद पूरे देश में, मैं नाम गिनाऊं चूंकि समय आपका बहुत जाएगा, महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर के पंजाब तक तमाम भ्रष्टाचारियों जिन पर वो आरोप लगाते थे, इन पे ये इतने घोटाला इन्होंने किया है, अभी जेल जाएंगे। ये चर्चा में कई बार ये चीजें हो चुकी है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी में ले आए। अजय जी, मोदी जी नारा देते थे। अजय जी, इन 8 सीटों में एक सीट अमरोहा, जहां से आपके प्रत्याशी। राहुल जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। नारा देते थे कि गंगा मैया मैं आ रहा हूं, अब गंगा। धर्मेंद्र जी, बहुत बातें हो गई, आज की बातें कर लेते हैं। जी अजय जी, एक सीट, ठीक है, एक सीट अमरोहा। ट्रेंड साफ है। सवाल इस बात को लेकर है, ज्यादा वोट तो पड़े, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट कर गए हैं, या जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां कांग्रेस के वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर गए? राहुल जी, आप क्वेश्चन मार्क लगा के करते रहिए। अभी आप युवा, तो मेरा सवाल ही है क्वेश्चन मार्क वाला, मैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाता ही हूँ, सवाल तो करता ही हूँ। आपकी मोहब्बत है एंड इंडिया गठबंधन के प्रति, क्या आप ऐसे सवाल उनसे ही पूछते थे? मोहब्बत हमें कबूल है। अभी आप हमारे युवा साथी जो है, जो गाजियाबाद में थे, आपके राहुल जी, इनको सुन रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही एनालिसिस दिया। मैंने भी आज इन्हें कई लोकसभा के जो हमारे बूथ थे गाजियाबाद में, कई जगह देखा, बड़ी मजबूती से आपके ये संवाददाता धूप में, चिलचिलाती धूप में लग के जनता के बीच काम कर रहे थे, कभी इसका इंटरव्यू, कभी इसका इंटरव्यू। तो इनकी जो असलियत सामने आई है कि भाई आखिर क्या है, इन्होंने पूरी बता दी। अब मैं थोड़ा, आपने शुरू में कहा कि साहब इस इलेक्शन में मंगलसूत्र की बात आई, फिर प्रधानमंत्री जी ने विरासत टैक्स की बात करी, तो ये झूठ का ठेका सारा देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने बड़े लोग जब बोलते, देखिए 19 के बजट में, मैं आपको मेरा कैमरा मेरे इस पे दिखा दें तो ये टीवी पर कहा, नहीं आप बता दीजिए। सबसे पहले बीजेपी ने इसको टैक्स की बात करी, एक नंबर। दूसरा नंबर, इनके ये थे आर्गुइंग फॉर 55% का अंतिम। जेम्स सिन्हा बीजेपी के एमपी थे, फॉर्मर एमओएस थे, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था, ये इनका फोटो है। तीसरे, अरुण जेटली साहब थे,
इन्होंने भी इंटरव्यू दिया कि इसके फेवर में है। तो 2019 में और फिर बजट में आया था कि यूनियन बजट 2019 इज विरासत टैक्स सेट फॉर ए कम बैक आफ्टर 35 ईयर इन बजट 2019। तो प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं, केवल हिंदुस्तान के लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं कि भाजपा के अंधभक्तों की तरह काम कर रहे हैं सारा देश। ये 140 और 45 करोड़ लोग हैं मेरे भाई राहुल जी। वित्त मीडिया चलो ठीक है, उसकी मजबूरियां नहीं, बंद हो जाएंगे चैनल, वो उनकी भाषा बोलते रहे। लेकिन जब आप अपनी बातों को दूसरे के मुंह में झूठ बोल के बोलेंगे तो जनता ने ये नकार दिया है। ये 8 सीटों में ये तो कह रही है भाई, ये 16 भी कह सकती है, इनके पास तो झूठ में पिटा रहा है। तेज बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, जोर से बोलो। इस 8 सीटों में ये 6 सीट हार रहे हैं और आपको बहुत तो मैं स्टेट वाइज। अच्छा ठीक है, 2 कौन सा जीत रहे हैं वो भी बता दीजिए। एक तो ये हेमामालिनी मथुरा जीत रहे हैं केवल। चलो आपने माना तो सही कि हम 2 सीट जीत रहे हैं। नहीं अभी रुकिए, हाँ ठीक है, सुन लेते हैं अजय जी। हाँ दूसरी कौन सी? हाँ दूसरी भी बता रहा हूँ मैं। चरण के चुनाव एक मिनट तथ्यों की बात करते हैं हम, तथ्यों की बात। हाँ दूसरी कौन सी? मैं दूसरी भी बता रहा हूँ। एक तो ये जीत रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ सपा जीत रही है, अमरोहा इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रही है। नहीं बीजेपी को बता दीजिए, बाकी तो गठबंधन जीती रही है मथुरा के बाद। बुलंदशहर, मेरठ एसपी, गाजियाबाद आईएनसी, गौतम बुद्ध नगर एसपी। नहीं यही तो ये 2 सीट। धर्मेंद्र जी भी बता दें, आपने तो बता ही दिया, धर्मेंद्र जी बता दें फिर। बता दी, देखिए हमारा गठबंधन उनका आकलन क्या है? जीत रहा है। अब बच्चा हमारा तो सुन लीजिए, 6 सीट हम जीत रहे हैं, हमारा गठबंधन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और देश के जो प्रोपेगेंडा ठीक है, और झूठ के पुतले हैं, अगर हरा रहे हैं। अगर देखिए, अगर आप लोग कहेंगे तो कल से मैं बोल दूंगा गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि आप एक ही को बुलाइए, उनके आगे लिख दिया जाए इंडी गठबंधन के प्रवक्ता। क्या ये संभव है क्या? नहीं, आप एक को भी ना बुलाएं, ये तो आप नहीं भाई क्यों नहीं आएंगे, बात तो करेंगे। तो आप भी आकलन कर दीजिए अजय जी, तो आपके सम्मान में आ जाते। धर्मेंद्र जी आप भी आकलन कर दीजिए, 2 सीट तो दे दी उन्होंने, आप भी बता दीजिए फिर। अब उनके पास जो सूत्र रहे होंगे वो बताए होंगे, लेकिन हमें नहीं इतना कमजोर सूत्र समाजवादी पार्टी का नहीं हो सकता। नहीं, हमें जो हमारी हर सीटों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया है, हमारे जो कार्यकर्ता साथी, नेता साथी वहां ग्राउंड पे लगे थे, बूथ पर वोट कराए, उनके हिसाब से कोई अगर आपको अतिशयोक्त न लगे तो 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत जा रहा है। विरोधाभास यही है दोनों लोगों में। हिमांशु एक सवाल आपसे है, हालांकि मेहमानों से भी यही सवाल था कि कम वोटिंग यानी कि सत्ता पक्ष के लिए बेहतर, ज्यादा वोटिंग तो सत्ता पक्ष के लिए गंभीर मामला। तो ऐसे में ये कम वोटिंग इशारा क्या करता है? बिल्कुल, देखिए कम वोटिंग की बात कर ले तो अगर हम सिर्फ गाजियाबाद की फोकस कर ले, गाजियाबाद में जब भी कम प्रतिशत रहा है तो उतना कम प्रतिशत जीत और हार का रहा है। बात 2009 के चुनाव की कर ले, जब राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़े थे तो उस दौरान सिर्फ 90,000 वोटों से राजनाथ सिंह जीत पाए थे सुरेंद्र प्रकाश गोयल के सामने। तो उस समय पोलिंग परसेंटेज महज 45% रहा था। और जब भी कम परसेंटेज रहता है तो यहां पर भाजपा को नुकसान होता है। गाजियाबाद सीट की हम बात कर लें, ये अलग बात है कि और जगह पर भाजपा को जरूर एज मिलता होगा, गौतम बुद्ध नगर की बात हो, अलीगढ़ की बात हो, अमरोहा की बात हो, मथुरा की बात हो, लेकिन गाजियाबाद का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है। अगर हम 91 से बात कर ले तो गाजियाबाद हालांकि गढ़ कहा जाता है भाजपा का, क्योंकि 4 बार लगातार यहां से रमेश चंद्र तोमर सांसद रहे थे। उसके बाद 2004 के अंदर यहां से सुरेंद्र प्रकाश गोयल उन्होंने उनको हराया था, तब कांग्रेस से वो यहां पर जीते। हिमांशु आपके ही जवाब पर एक छोटा सा सवाल अजय जी से, एक छोटा सा सवाल अजय जी से। अजय जी, जीत का अंतर थोड़ा कम हो जाएगा, मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि 49% का मतलब ये है कि 29,45,000 40,000 वोटर में से 14.5 लाख वोट पड़ेंगे। और 14.5 लाख वोट में जो हाई स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, जो मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स हैं, उन्हें अक्सर माना जाता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। नहीं, हम लोग मेरा कहना है कि आपके मुताबिक तो ठीक है, बीजेपी कह रही कि 2019 का यही जो रिकॉर्ड रहा है कम से कम वही रहेगा पश्चिमी यूपी में, बढ़ेंगे भी, जीत का अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। गाजियाबाद में 1 लाख वोट से जीत रही है कांग्रेस की प्रत्याशी
श्रीमती डॉली शर्मा जो गठबंधन की प्रत्याशी है और गौतम बुद्ध नगर समाजवादी वोटों से चूंकि उगता गए लोग इनके झूठ से, महेश शर्मा जी के झूठ से, और अतुल शर्मा जो देखा आपने यहाँ इस तरह से उनका भूमाफिया का उनके भाई का रिकॉर्ड। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जी था। अपर्णा दीक्षित जी, हमें लगता था अगर कुछ होता तो आज ही सर्टिफिकेट दे दिया जाता अजय और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से जीत का, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, आपस में विरोधाभास आप राहुल जी कह रहे थे, दोनों लोगों का विरोधाभास है। वो कह रहे हैं 8 की 8 जीते, ये कह रहे हैं कि हम 6 जीतेंगे। अब विरोधाभास देखिए। अब दूसरी बात ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 173, कृपया करके बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। अजय जी ये गलत बात, सुन तो लीजिए आप। अजय जी गलत बात है, गलत बात। राहुल जी, अजय जी गलत है, ये गलत है। अजय जी ये गलत है। नहीं अजय जी, आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था, तो आप भी किसी के बारे में ना बोलिए ना बोलिए। अजय जी ना बोलिए, अजय वर्मा जी ना बोलिए, आपसे निवेदन है, मान जाइए। कम से कम आप लोग जीत रहे हैं, बड़ा दिल तो अभी से दिखाना शुरू कीजिए। बड़ा दिल तो अभी से दिखाना शुरू कीजिए। आपके मुताबिक आप लोग जीत रहे हैं तो बड़ा दिल तो दिखाइए, थोड़ा गंभीरता लाइए अपने आप में। गंभीर है अजय जी, गंभीर हो गया। अपर्णा जी बोलिए। आ रहा है प्रवक्ता महोदय में साफ तौर पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। जो बात कह रहे थे सुन तो लीजिए। कौन सा सर्वे करके लाए हैं आप जिसमें आप 6 सीटें जीत रहे हैं? ना मुझे भी दिखा दीजिए, मैं भी तो देख सकूं आखिरकार आपका सर्वे। अन्य जो चैनल है वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं, और सर्वे जो मैंने देखे वो कुछ और बोल रहे हैं, और माहौल कुछ और है। आप जो डरा हुआ है देश के। अब रही बात, कृपया करके केवल एक है कांग्रेस है जो निडर है, समाजवादी पार्टी निडर है, बाकी पूरा देश डरा हुआ है। राहुल जी 173 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंचा दी इस देश की। 2014 का आलम देखिए था। राहुल जी 2014 में किस प्रकार से छोड़ा था इस भारत देश को। आज कहा है व्यक्ति 1,46,000 तब तो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी अजय जी। मान लीजिए कल को सरकार आ गई, आप लोग तो कर्जा ही भरते रह जाएंगे, काम कब करेंगे? नंबर पे पहुंच गए। राहुल जी बोलने नहीं दे रहे, सुनिए 10 सेकंड राहुल जी राहुल जी खत्म हो गई, लोग कुछ बोल नहीं सकते। अजय जी बोलने देंगे। डीजीपी, अरे सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए। आप अगर बोल रहे हैं तो मैं तो बोल रही हूँ आपके बीच में। आंकड़े IT सेल के 370 CAA, ऐसे कितने मुद्दे गिना दूं? रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगार, ऐसे कितने मुद्दे जो मैं आपको गिना दूं? आप जीडीपी तो देख लीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में जितना विकास नहीं, अगर देखिए जो अजय जी आप स्थिति बता रहे हैं उस हिसाब से तो आज वोटिंग प्रतिशत कुछ और होना चाहिए था, है ना? धर्मेंद्र सिंह जी, जीडीपी तो हाँ आपके वोटर समझते हैं जो गरीब हैं। नहीं राहुल जी हम ज्योतिषी नहीं है। 4 जून जब काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा। एक एहसास नहीं तो अजय जी ज्योतिषी थोड़ी है। अजय जी ज्योतिषी नहीं है, हालांकि उनका आकलन था। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारी बहन अपर्णा दीक्षित जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई, जीडीपी की बात उठाई, महंगाई की बात उठाई, भ्रष्टाचार की बात कहा, आधी आबादी की बात की। मैं इनको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के साथी को कि जो जीडीपी की बात करते हैं बहुत जोर जोर से, ये नहीं बताते हैं कि 2005 से 2009 के बीच जीडीपी की ग्रोथ रेट 14.6% थी, जो आदरणीय मोदी जी के 56 इंची सीने के नेतृत्व में 20 से 24 की में केवल 9.7। ठीक है, महंगाई की बात कर रहे थे। 1 मिनट धर्मेंद्र जी। दूसरी बात, धर्मेंद्र जुड़े तमाम डाटा। धर्मेंद्र जी, हिमांशु देखिए, राहुल जी मैंने एक भी प्रश्न का इनका पूरा उत्तर नहीं दे पाया। जाने दीजिए ना, वो तो जीत रहे हैं, मान के बैठे हुए 2 सीट भी दे दिए। हिमांशु एक सवाल आपसे है, आप जब मतदाताओं को टटोल रहे थे तो क्या महंगाई मुद्दा था उनके मन में? बिल्कुल। देखिए, शहरी एरिया की हम बात करें तो उनके मन में सिर्फ मोदी एक चेहरा बने हुए थे। फिर दोबारा से इस बात को क्लियर कर दूं, जब भी हम शहरी इलाके में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी का चेहरा सामने आता था, और जब भी हम ग्रामीण इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहां जरूर ये मुद्दे हैं जहां पर महंगाई का मुद्दा खड़ा होता है, जहां पर बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा होता है। तो ग्रामीण इलाकों में ये मुद्दे जरूर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ये मुद्दे नहीं दिखाई दिए हैं। वहां पर सिर्फ मोदी योगी के नाम पर और विकास के नाम पर वोट दी गई है, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, मथुरा हो, मेरठ हो, बागपत हो, जितने भी 8 लोकसभा सीटें हैं वहां पर यही देखने को मिला है। खासतौर पर अगर हम यानी कि क्या है कि मिली जुली प्रक्रिया, हर कोई परेशान नहीं है। धर्मेंद्र जी आप कह रहे थे हर कोई नहीं परेशान।
नहीं राहुल जी अभी आप लोगों ने ही बहुत प्रतिष्ठित अखबार का एक सर्वे और न्यूज चैनल का था, जिसमें जो इलेक्शन के पूर्व महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर जनता वोट देना चाहती है, अप्रत्याशित रूप से बेरोजगारी और महंगाई सबसे टॉप पर रही। और जो भारतीय जनता पार्टी की मूल पिच है, जिस पर वो अक्सर खेलना चाहती है, और पहले चरण के अगर यही होता ना, अगर मुद्दों के साथ लड़ाई होती, हाँ, तो हमें नहीं लगता कि जातिगत आंकड़ा देखकर टिकट बांटा जाता या धर्म के आधार पर टिकट बांटा जाता। अपर्णा दीक्षित जी, मेरी बात अपर्णा दीक्षित जी हो जाएगी। देखिए डर राहुल जी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कभी किसी भी जाति में और उसमें भेदभाव नहीं करती है। अगर संप्रदाय की बात करते हैं तो हम वहां से चर्चा नहीं करते हैं। सब एक समान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरा भारत देश के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को अपने समझा देती नेता है। रही बात आपकी कि अरे वोट का परसेंटेज हो सकता है कि गर्मी की कमी के कारण भी हो सकता है, लोग नहीं निकले हो, लेकिन आप क्या बात करें, 60% जब भी मतदान हुआ है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 में भी, 2019 में भी। और राहुल जी अपर्णा जी से जरूर कहें। नहीं, इस बार देखिए थोड़ा सा अचंभित है, आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर जो चाणक्य अपने आप को कहते हैं कि वो चुनावी पंडित हैं, वो आकलन बेहतर कर लेंगे, सब असमंजस की स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, और हिमांशु आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर पहले चरण के बाद लगा था कि दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, लेकिन फिर ढाक के 3 पार, जैसे पहला चरण वैसे दूसरा चरण भी था। सवाल यह है कि आखिर कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, हालांकि आकलन करने में भी अब जो चुनावी पंडित है, जो राजनीति के पंडित है, वो भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर हो क्या रहा है, कौन पास होगा कौन फेल, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लोग आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं इस प्रतिशत को लेकर, दो टूक में तक।